कंपनीज, और आप लिख सकते हैं इसके साइड में इजी एंड सिंपल। बहुत आसान चैप्टर है फ्रेंड्स। कैश फ्लो के कंपैरिजन में तो मैं कहूँ काफी आसान रहेगा, बिकॉज कैश फ्लो में तो देखो कितने बड़े बड़े सवाल होते थे, यहाँ पे तो छोटे छोटे से सवाल होंगे। तो कैश कैश फ्लो का एक डाउट है। कैश फ्लो का एक डाउट है। ये बात आ रही है हमें सुनने के लिए। चलिए बताइए क्या डाउट है मिस। सर अगर एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आते हैं तो सर उसको इंड AS 7 से करेंगे या फिर अकाउंट स्टैंडर्ड 3 से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से करेंगे। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो ट्रीट इट एज पर इंड एस 7, ऊपर लिखा हो प्रिपेयर कैश फ्लो एज पर इंड एस 7, तभी आप उसको इंड एस 7 के हिसाब से ट्रीट करेंगे नॉर्मली, अदरवाइज आप उसे एस 3 के हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर ओके क्वेश्चन कहे एस 7 तभी फॉलो करना ओके सर, थैंक यू। है इंड एस 7। चलिए तो बहुत इजी चैप्टर है, टॉपिक्स की लिस्ट बनाते हैं हम कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। नंबर 1, इनकम recognition, comma, classification of assets and provisioning requirements. Provisioning requirements. Very good. Number 2, some special transactions and their treatment. एंड देयर ट्रीटमेंट, कुछ खास ट्रांजेक्शन्स और उनका ट्रीटमेंट। नंबर 3, प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक्स। प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक्स। लास्ट में अदर मिसलेनियस पॉइंट्स। बस खत्म। 1 2 3 4 चैप्टर खत्म। फटाफट से लिखें। सर आज हमें आप क्या कराओगे? जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसी से उद्घाटन करेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट ना ऐसे कॉन्सेप्ट पे कूद नहीं जाएंगे। पहले देख तो ले कि भाई बैंकिंग कंपनी क्या होती है, बैंक का मतलब क्या है, कितने टाइप के बैंक हो सकते हैं, फिर इनकम रिकॉग्निशन की कॉन्सेप्ट पर तब आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है सर। तो लिखेंगे जरा इसके अंदर, banks are those organizations, ज्यादा नहीं बस 10 15 मिनट लिखना है आपको, आराम से लिखते रहिए फिर सब समझाएंगे। which accept deposits from public for the purpose of lending at a higher rate or investing somewhere, full stop. These deposits can be withdrawn by bank, sorry, by check, draft or otherwise. And also, and also repayable on demand. This facility is not available
in case of non-banking finance companies, non-banking finance companies, full stop. Following are the types of banks operating in India. Operating in India. Number one, nationalized bank. Number two, development banks. Number three, regional rural banks. Number four, foreign banks. Number five, private sector bank. Number six, scheduled state cooperative banks. Scheduled state cooperative banks. And number seven, scheduled urban cooperative banks. बस इतने ही टाइप्स के बैंक होते हैं और टाइप्स के बैंक नहीं होते। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से अपना टॉपिक नंबर वन। इनकम रिकॉग्निशन। जो हमारा पहला टॉपिक है ना फ्रेंड, आप देखोगे उसमें तीन नाम लिखे हुए हैं। एक तो इनकम रिकॉग्निशन, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और एक प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो पहले इनकम रिकॉग्निशन के लिए लिखेंगे, ठीक है जी। और रादर आप इसमें एक चीज और लिख लीजिए, इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम, एक इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है आपके सामने जिसे अभी आप नहीं जानते, थोड़ी देर में जानेंगे। परफॉर्मिंग एसेट्स इज recognized on accrual basis, accrual basis, and interest earned from non-performing assets is recognized on cash basis. Income earned from non-performing assets is recognized on cash basis. Performing assets are those assets which regularly pay the dues to the bank without any default.
Non-performing assets are those assets which have not paid the bank dues for a certain period. These can be further categorized as follows. बस अब तो छोटी छोटी सी 3 लाइनें लिखनी है हमको, 3-4 लाइनें, फिर ये नोटिंग हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर हम समझना शुरू कर देंगे। ठीक है सर। These can be categorized as follows। अब देखिए लिखना तो पड़ता ही है ना, क्या करें, इसके बिना काम नहीं चल सकता। नंबर 1, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। Substandard assets from which interest is due for a period of not more than 12 महीने। Number 2, doubtful assets from which interest has become due for over 12 months। Doubtful up to 1 year, doubtful for more than 1 up to 3 years, doubtful for more than 3 years, are the further categorization of doubtful assets। लास्ट लाइन पर पहुंच गए हैं हम। वेरी वेरी गुड। लॉस एसेट्स which is declared as irrecoverable either by bank itself or by auditor और बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखिए जी, लिखिए जरा, इसको लिख डालिए। हो जाए तो बताना। Done, sir. डन सर। एक स्टूडेंट ने लिख लिया है, बाकी सभी रेस जारी है। देखना यह है कि सबसे पहले कौन लिखता है। Yes, sir. डन सर। क्लासरूम में स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं, उन्होंने लिख लिया भाई? Done, sir. गुड। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। डिस्कशन जरा शुरू करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ सर, एक बार कंप्लीट करने का। लिख लो भाई, लिख लो, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। डन सर।
डन सर। ओके। शुरू कर रहे हैं, एक बार लिख लें। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। चलिए। ओके। तो फ्रेंड्स ऐसा है, कल को आप सभी लोग बन जाओगे सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। देश की तुम जाने माने प्रोफेशनल बन जाओगे, तो यार तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारियां आएंगी या नहीं? बिल्कुल आएंगी सर। कैसी जिम्मेदारियां? देश को संभालने की जिम्मेदारियां। घरेलू जिम्मेदारियां की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो छोटी मोटी सबके साथ हैं। तुम्हें तो देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है। तुम तो कल को बैंकों में जॉब करोगे। कितने लोग हैं जो बैंक में जाना चाहते हैं? सर सभी लोग जाना चाहते हैं, सैलरी भी अच्छी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है बैंक में। तो बैंक में अगर आपकी जॉब लगती है तो आई थिंक वेल इन गुड रहेगा। एंड अगर जैसे आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो किसी बैंक के लिए, तो ज़रूर जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर कंपनी और बैंक में सिलेक्शन है, चूज करना पड़ रहा है आपको, तो माय पर्सनल एडवाइस वुड बी बैंक। अच्छा सर, अब बैंक में अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है, तो तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट साहब या साहिबा, कि भाई उनकी अकाउंटिंग होती कैसे है। अदरवाइज तुम बैंक को कैसे संभालोगे, तुम उनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? ये बात का पता था आपके इंस्टीट्यूट को भी। तो आपके इंस्टीट्यूट ने कहा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, अब कल को बच्चे जब सीएम में बनेंगे, बैंकों में जॉब लगेगी और पता चला कि उन्हें तो बैंक की अकाउंटिंग आती ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं बैंकिंग कंपनीज कैसे काम करती हैं। बैंक को ही बैंकिंग कंपनीज भी कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा सिलेबस के अंदर। इसीलिए उन्होंने बैंकिंग कंपनीज का चैप्टर इंक्लूड कर दिया आपके यहाँ पर। अब देखिए, बैंकिंग कंपनीज की अकाउंटिंग में सब कुछ डिफरेंट नहीं है। जो लुका पैचोली जी हैं, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपने नाम सुना हो, जिन्होंने अकाउंट्स का इन्वेंशन किया था, वो सारी चीजें तो सब सेम रहेंगी। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, वहां पे भी आप टैली के सॉफ्टवेयर में या सेप के सॉफ्टवेयर में ही एंट्री करोगे, बैंक के अंदर भी। बस ये है, बैंक की अकाउंटिंग में कुछ कुछ खास बातें आ जाती हैं, कुछ कुछ नई बातें आ जाती हैं, जो नॉर्मल बिजनेस के केस में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और वही खास बातें आपके ये टॉपिक्स हैं। आपको बैंकिंग की पूरी अकाउंटिंग नहीं सिखाई जाएगी। जो चीजें ऑलरेडी आप जानते हो, जर्नल एंट्री पास करना, बीआरएस बनाना या लेजर बनाना, उनको थोड़े ना फिर से पढ़ाएंगे। वो तो वो चीज पढ़ा दें कि भाई जहां पर हमारे सीएमएस को बैंक में जॉब करते हुए दिक्कत आ सकती है कि भाई ये चीज कहाँ से आ गई बैंक की अकाउंटिंग में, ये तो हमने कभी सुनी नहीं, वो एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और वो 4 चीजें हैं: इनकम रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, प्रोविजनिंग, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक। बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंकिंग एक्ट के हिसाब से बनते हैं, ठीक है? उन पे शेड्यूल 3 नहीं लगता कंपनीज एक्ट वाला, तो वो बिल्कुल फॉर्मेट अलग से हमें पढ़ के चलने पड़ेंगे। और अदर मिसलेनियस कुछ छोटी मोटी बातें। अच्छा जी, तो बैंक का मीनिंग अगर मैं पूछना चाहूँ, मुझे बताएगा आप में से कोई? व्हाट आर बैंक्स? बैंक्स का काम क्या होता है? बैंक करते क्या हैं? सर, बैंक का काम होता है पैसा लेना, मतलब लोग अपना पैसा वहां पे जमा कराते हैं, और बैंक क्या करता है, उस पैसे को आगे लेंड कर देता है। आपने कभी अपनी सेविंग पासबुक देखी हो, सेविंग अकाउंट की पासबुक, तो उसमें आप देखो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है। जो पैसा आपका बैंक अकाउंट में जमा होता है उस पर इंटरेस्ट देता है बैंक। मान लीजिए 3%, 4%, 5%, इस रेट से। क्योंकि बैंक के पास जो आपका पैसा जमा होता है, बैंक भी उस पैसे को आगे लैंड कर देता है, किसी को उधार दे देता है, और वहां से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है। वहां से 8 कमा लेगा, आपको 6 दे देगा, 2% बीच में बचा लेगा। ये काम बैंक का होता है। लेकिन एक बात बताओ, कभी दिमाग लगाया हो? अब जैसे मैं कह रहा हूं कि हमने पैसा बैंक को दिया और बैंक ने आगे किसी को दे दिया, तो अगर हम पैसा लेने जाएं बैंक में, तो कभी बैंक वाला ये कहता है कि रुको जरा, तुम्हारा पैसा आगे दे दिया ना जिसको हमने, उससे ले आते हैं तब देंगे तुम्हें। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बैंक इतना कैश अवेलेबल रखता है अपने पास कि भाई अगर कोई अपना विड्रॉ करने आए तो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। इस बात का भी ध्यान रखता है बैंक।
क्योंकि बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि तुम्हारे खाते में जो पैसे हैं जब दिल करे निकाल लेना, चेक से मन करे चेक से निकाल लेना, ड्राफ्ट से मन करे ड्राफ्ट से निकाल लेना, कैश निकालना चाहते हो कैश निकाल लेना, सुबह 1 बजे, रात को 10 बजे, सुबह 9 बजे, जब दिल करे तब निकाल लेना। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये काम बैंक करता है। क्या जी? वो डिपॉजिट्स पैसा एक्सेप्ट करता है पब्लिक से फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, आगे दे देने के लिए उधार हायर रेट पर, या फिर बैंक अगर किसी को उधार न दे तो इन्वेस्ट भी कर सकता है कहीं पर, वहां से भी कमा सकता है। दीज डिपॉजिट्स, आपका ये पैसा जब आपका दिल करे आप विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेक से, ड्राफ्ट से या अदरवाइज यानी कैश में। एंड यस, रीपेबल ऑन डिमांड, जिस समय जिस दिन जब दिल करे जहां दिल करे वहां निकाल सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। बैंकिंग कंपनी से ही मिलता जुलता बिजनेस करती हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अगर आपके घर में से कोई है या आपके रिलेटिव या दोस्त यार या कहीं भी आपने सुना हो कि भाई हमने तो फाइनेंस कंपनी खोल रखी है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, हम तो पैसा लेते हैं और आगे उधार दे देते हैं, बैंक जैसा ही काम करते हैं बिल्कुल, तो उन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। वो डिक्टो यही काम करते हैं बैंक वाला काम, दोनों बिल्कुल सेम सेम काम करते हैं, इसलिए उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए उनका डिफरेंस बता रहा हूँ। काम सेम है पर बैंक और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में कुछ डिफरेंस होता है। बैंक तो आपका पैसा चेक से भी विड्रॉ करने के लिए अलाउड करता है, ड्राफ्ट से भी, कैश में भी, और रीपेबल ऑन डिमांड जब दिल करे, लेकिन एनबीएफसी से पैसा जब दिल करे नहीं निकाल सकते, उनका एक सर्टेन पीरियड होता है। वो चेक फैसिलिटी नहीं दे सकती है आपको। भारत में चेक फैसिलिटी केवल बैंक्स को अलाउड है, बैंक ही चेक दे सकते हैं और कोई चेक बुक इश्यू नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बैंक में और एनबीएफसी में। तो कोई बोले ना हम तो बैंक ही चला रहे हैं, आपके सामने एक्टिंग मारे, तो उसको बोलना अरे तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है, बैंक बैंक है, बैंक चेक इश्यू कर सकता है, तुम कर सकते हो क्या? नहीं। ओके जी। फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी ना बेसिक बातें चल रही है अपने पास, अभी हम अकाउंटिंग पे नहीं आए, आने के लिए कुछ पता भी तो होना चाहिए ना हमें। अब बैंक के टाइप्स, कुछ जनरल नॉलेज की बात कर ले आपके साथ। लिखवाया मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं, कोई थ्योरी तो हमें कवर करनी है नहीं, टाइप लिखवा दिए इन्हें एक एक करके मैं समझा दूंगा आपको। सबसे पहले आ रहा है मित्रों नेशनलाइज्ड बैंक। चलिए देख लेते हैं, आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर बता तो दें पर सच बताएं थोड़ी सी ना झिझक सी है अंदर से, ऐसा लग रहा कहीं गलत ना हो जाए। चलो ठीक है, तो आगे से याद रखना, मैं बहुत सिंपल से आपको मीनिंग बता देता हूँ नेशनलाइज्ड बैंक का। शायद आपने सिंपल वे में नहीं सीखा इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जिस भी बैंक में भारत सरकार की शेयर होल्डिंग, स्टेक होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा यानी मेजॉरिटी में हो, वो बैंक्स बन जाते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग, स्टेक होल्डिंग 50% एग्जैक्ट या उससे ज्यादा अगर है किसी बैंक में, तो वो नेशनलाइज बैंक बन जाते हैं। अब देखिए कुछ बैंक प्राइवेट बैंक के तौर पे शुरू करते हैं, ज्यादातर बैंक प्राइवेट तौर पे शुरू करते हैं, जब वो ग्रो कर जाते हैं तो फिर उन्हें भारत सरकार ओवरटेक कर लेती है, उनमें शेयर होल्डिंग मेजोरिटी अपनी रख लेती है भारत सरकार, उनके शेयर खरीद लेती है 50% या उससे ज्यादा, वो बैंक्स बन जाते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स। अच्छा जी, फिर बात आ रही है डेवलपमेंट बैंक्स की। डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है वो बैंक जिनका मेन उद्देश्य होता है इंडस्ट्रीज को फाइनेंस अवेलेबल कराना, इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को, बिजनेसेस को उधार देना। दे फेवर डेवलपमेंट, वो कहते हैं बिजनेस ही तो है जो किसी भी देश को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, बिजनेस ही तो है जिनसे इकोनॉमी जो है वो सुधर जाती है। तो हम तो भाई इकोनॉमी में योगदान देंगे, तरक्की में योगदान देंगे, डेवलपमेंट में हम तो इंडस्ट्रीज को ही फाइनेंस करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% ये इंडस्ट्रीज को ही फाइनेंस करते हैं, ये थोड़ा बहुत मिनिमल अमाउंट अदर जगह भी फाइनेंस कर सकते हैं, पर इनका मेन टारगेट इंडस्ट्रीज ही होती है, मेन टारगेट होती है इनका इंडस्ट्रीज। रीजनल रूरल बैंक, अगर आपने सुना हो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सुना हो अगर आपने, तो वो एक रीजनल रूरल बैंक है, या गुड़गांव ग्रामीण बैंक,
ये सारे बैंक किस लिए खोले गए हैं? ये ना रूरल एरियाज जो हैं भारत के, उनको भी बैंकिंग की फैसिलिटीज मिले, उनको भी थोड़ा बहुत फाइनेंस मिले, जो पिछड़े वर्ग के, सो कॉल्ड मैं कह रहा हूँ, हम कौन होते हैं किसी को पिछड़ा या आगे कहने वाले, सो कॉल्ड पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको भी बैंकिंग की फैसिलिटी मिले, उसके लिए ये बैंक खोले गए हैं, रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण इलाकों में ये मिलेंगे आपको। अच्छा जी, फॉरेन बैंक्स, भाई विदेशी बैंक जिसकी ब्रांच इंडिया में खुली हुई है वो विदेशी बैंक, उसका हेड ऑफिस विदेश में है पर उसकी ब्रांच भारत में खुली हुई है। अच्छा जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनमें शेयर होल्डिंग जो है शेयर होल्डिंग वो सरकार की नहीं है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स की ही है, 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग सरकार की नहीं है अभी। वो बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और ये क्या है सर? स्केड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फ्रेंड, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है कि एक खास वर्ग को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनाए गए बैंक। देखिए बाकी जितने भी बैंक्स हैं ना, जो अभी तक हमने 5 टाइप के बैंक पढ़े, इनको ना आरबीआई की भी गारंटी होती है कि अगर ये डूबे तो आरबीआई इनको पैसा देगा, इनको बचाएगा। अभी यस बैंक का केस हुआ था तो आरबीआई ने कहा था चिंता ना करे देश की जनता, जिनका भी पैसा यस बैंक में है उनको आरबीआई पैसा देगा। तो अगर ये बैंक डूबते हैं तो आरबीआई इनको बैक करने के लिए मौजूद है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक होते हैं कि अगर वो डूबे तो उनको बैक करने के लिए आरबीआई अवेलेबल नहीं है, वो तो खास वर्ग को बेनिफिट बनाने के लिए पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक अगर डूबा तो उसके पास आरबीआई का बैकअप नहीं। ये हो गई कुछ जनरल नॉलेज की बात। अगर आप इस लिस्ट को लिख लेंगे और हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे तो आई थिंक आपकी जनरल नॉलेज बेहतर रहेगी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था अपना सबसे पहला बैंक। ठीक है जी, काफी पुराने टाइम में था वो, बैंक ऑफ कैलकाटा उसका नाम था। तो ये सब जनरल नॉलेज ना आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। इससे होता क्या है, इससे अच्छा लगता है आपको कि आपकी नॉलेज है किसी चीज को लेकर के। गूगल पे आप ये सब चीजें पढ़िए बैंकिंग सिस्टम के बारे में। आजकल तो ऐसी साइट्स अवेलेबल है, आपको कुछ करना नहीं होता। पर नहीं सर, हम अगर गूगल देखने लग गए, काम की चीज देखने लग गए, तो बेचारे वो तो डूब जाएंगे, वेब सीरीज और एमएक्स प्लेयर वाले। उनका पैसा कौन कमा के देगा? हमें तो उनकी मदद करनी है सर, हमें वहां से मत भटकाओ। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक्स की अकाउंट, जिसमें खास बात आती है इनकम रिकॉग्निशन। आप लोग मुझे बताओ, बैंक की मेन इनकम कहां से होती है? बैंक मुख्य तौर पे पैसा कमाता कहां से है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स? सर इंटरेस्ट जो लोन मिलता है उनमें। वेरी गुड आंसर सर, इंटरेस्ट। बैंक जो पैसा लेंड करता है वहां से ब्याज लेता है। बैंक की जितनी भी फैसिलिटी हैं उन सब में इंटरेस्ट का जिक्र जरूर होता है। वो इसीलिए कि भैया बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट ही है। उस इंटरेस्ट की इनकम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये हमें सीख करके चलना है। अच्छा जी, तो जो लिखा हुआ है इसको ना मैं पहले समझाऊं आपको। ये लो, ये बन गया जी अपने पास बैंक। देखना इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ऐसे चुटकियों में। अगर चुटकी बजा के ना निकले तो नाम बदल देना मेरा और बताओ, बस थोड़ा सा टाइम लगा लो। ये है बैंक, कोई इसका नाम रखो तुम जरा। सर एच डी एफ सी बैंक, हालांकि हम ऐसे यूज नहीं कर सकते किसी का नाम, पर चलो एच डी एफ सी बहुत बड़ी संस्था है ना, हम पे कहाँ ध्यान देंगे, कर लो यूज, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी ठीक है। बैंक क्या करता है, जितने भी लोगों को वो फाइनेंस देता है, ये रहे बहुत सारे लोग, टें टें टें, इन सबको बैंक ने फाइनेंस दे रखा है। बैंक इन्हें 2 कैटेगरीज में बांट देता है। जितने भी लोगों को बैंक ने लोन एडवांस दे रखे हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट देता है बैंक। पता है पहली कैटेगरी के लोगों को क्या कहता है? कहता है अच्छे इंसान, गुड पीपल। और इनको कहता है बुरे इंसान, बैड पीपल। अब सर अच्छे इंसान का क्या मतलब है? जो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, जिसकी अच्छी जॉब है, जो सबसे वेल बिहेव्ड रहता है। और बुरे इंसान का क्या मतलब है? जो सबसे झगड़ा करता है, बदतमीजी से बात करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं भाई, बैंक को क्या मतलब किसका बिहेव कैसा, किसकी हरकतें कैसी? बैंक तो ये कहता है
जो मेरा पैसा, जो मेरा ब्याज टाइम पर दे दे, डिले ना करे, लेट ना करे, उसे मैं कहूंगा अच्छा इंसान। भले ही वो घर पे अपनी पत्नी से झगड़ा करे, भले ही वो शराब पिए, कुछ भी करे भाई साहब, मेरे लिए वो अच्छा इंसान है। और बैंक बोलेगा भले ही कोई पढ़ा लिखा हो, भले ही कोई सीएमए हो, सीए हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरा पैसा टाइम पर नहीं दिया, मेरा ब्याज, तो मैं तो कहूंगा बुरा इंसान। और ये तो हमारी और आपकी भाषा है ना, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। बैंक इन्हें कहता है, अच्छे इंसानों को, परफॉर्मिंग एसेट्स। सर एसेट क्यों? अरे यार, ये यहाँ से बैंक को इनकम आती है ना, इन लोगों से, इनको बैंक ने एडवांस दे रखा है, जहां से इनकम आती है उन्हें एसेट्स ही तो कहेगा बैंक, और क्या कहेगा। तो एसेट्स। और परफॉर्मिंग का मतलब जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जो बैंक को उसका पैसा टाइम पर दे रहे हैं, उन्हें कहेगा बैंक परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जो बैंक का ब्याज समय पर नहीं देते, बुरे इंसान, उन्हें इंग्लिश में बैंक कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। काम ना कर रहे एसेट्स, जहां से पैसा जनरेट नहीं हो रहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर ऐसा क्यों? चलो आपकी बात हमारी समझ में आ गई, जो पैसा टाइम पे देते हैं वो परफॉर्मिंग, जो टाइम पे नहीं देते वो नॉन परफॉर्मिंग। लेकिन सर इन कैटेगरीज को बांटा क्यों गया? भाई बताता हूं मैं आपको। परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इंटरेस्ट है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये लिखा हुआ है सब, उसे रिकॉग्नाइज, हाँ अपनी उसके लिए लिख सकते हो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन एक्रूअल बेसिस। जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू हुआ, रिकॉर्ड कर दो। पैसा नहीं आया अभी, पर बैंक कह रहा है यार ये तो परफॉर्मिंग एसेट्स है, अच्छे लोग हैं, इन पे क्या डाउट करना। एक्रूअल बेसिस फॉलो करो और इंटरेस्ट इनका रिकॉर्ड कर दो, पैसा आ जाएगा 2-4 दिन में, ड्यू डेट आई है इंटरेस्ट की, रिकॉर्ड करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो लोग पहले ही बैंक का पैसा देने में डिफॉल्ट कर चुके हैं, बैंक उन पे भरोसा नहीं करता। बैंक कहता है इन्होंने पिछले महीने का ब्याज दिया नहीं है, इस महीने का इंटरेस्ट और ड्यू हो गया, लेकिन हम उसे एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस मंथ के इंटरेस्ट को एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे तो पिछला ही पैसा नहीं आया अभी। तो क्या उम्मीद करे बैंक कि ये इस महीने का पैसा भी देंगे या नहीं? इसलिए बैंक कहता है हमें भरोसा नहीं भाई कि पैसा आएगा या नहीं, हम तो इसे अपनी इनकम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये लोग हमें कैश में पैसा ना दे दें। इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। अच्छे लोगों से आने वाला इंटरेस्ट बैंक ड्यू डेट पे ही रिकॉर्ड कर देता है, कहता आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं 2-4 दिन में। बुरे लोगों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इंटरेस्ट बैंक कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करता है, जब तक मिल ना जाए तब तक बैंक कहता है मेरी इनकम नहीं है भाई, मुझे नहीं पता ये देंगे भी नहीं देंगे, मुझे भरोसा नहीं है इन पे। जब दे जाएंगे तब कह देंगे हाँ भाई इनकम हो गई, पैसा आ गया, तब तक नो भरोसा। तो इसीलिए बैंक को कैटेगराइजेशन करना पड़ता है परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बिकॉज इंटरेस्ट के जो रिकॉग्निशन के आधार हैं वो अलग अलग है, परफॉर्मिंग के लिए एक्रूअल और नॉन परफॉर्मिंग के लिए कैश बेसिस। ओके सर। अब फ्रेंड इतना ही नहीं है, अगर इतना ही होता ना तो काम चलता था, पर इसमें और भी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं परफॉर्मिंग एसेट्स का दूसरा नाम, एक और नाम, अच्छा लगे तो जरा तालियां बजाना, स्टैंडर्ड एसेट। कैसा लगा? ठीक है सर, इसमें ताली बजाने वाली क्या बात है? चलो ठीक है भाई, मुझे तो बताना था, मत बजाओ। स्टैंडर्ड एसेट्स, वेरी गुड, याद रहना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड एसेट। ओके, परफॉर्मिंग के नाम से भी लिख सकता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एसेट के नाम से भी लिख सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो हो गए अच्छे लोग, स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग, जो टाइम पे पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो टाइम पे पैसा नहीं दे रहे, उन्हें फर्दर कैटेगराइज करना भी जरूरी है, उनकी भी कैटेगरी होनी चाहिए। उनमें ये भी तो देख ले कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत ही टाइम पीरियड हुआ है डिफॉल्ट किए हुए, जिन्होंने पैसा तो नहीं दिया पर कोई लंबा अरसा नहीं हुआ है, कोई 1-2 महीने का ब्याज पेंडिंग है, वो हो सकता है कोई मिस हैपनिंग हो गई हो उनके साथ, या वो कहीं अवेलेबल ना हो इस वजह से रुका हुआ हो। और कुछ ऐसे लोग जो कई सालों से पैसा नहीं दे रहे, जिन्होंने ठान लिया है कि बैंक का पैसा देना ही नहीं है, जो बैंक का पैसा खा जाना चाहते हैं, मार लेना चाहते हैं। तो बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी फर्दर कैटेगराइजेशन करता है कि भाई देखें, बुरे इंसानों में भी तो देखें
कौन ज्यादा बुरा है, किसकी आदतें ज्यादा खराब हैं, कौन थोड़ा बहुत खराब है, जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है या जिनको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कम अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है फॉर अ लेसर पीरियड तो उनसे रिकवरी आसान होगी। अगर कोई ऐसे एसेट है जो बहुत लंबे समय से नॉन परफॉर्मिंग है तो उनको सुधारना यानी उनसे रिकवरी करने के लिए स्टेप्स जो लिए जाएंगे वो थोड़े हार्ड स्टेप्स होंगे। इसलिए बैंक फर्दर कैटेगराइजेशन करता है। तो मैं एक आपको ना यहाँ पे एक नंबर लाइन के तौर पे मैं समझाऊं चीजें आपको, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये लो जरा, और सब लोग ये वाला फोटो तो एटलीस्ट बना ही लें, जो मैं अब लिख रहा हूँ ये तो सभी लोग करेगा। लीजिए जी, हमारा जो है डेट शुरू हुई, मान लीजिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे बैंक ने एडवांस दिया किसी पर्सन को, एडवांस यानी लोन दिया बैंक, ठीक है। उसने बैंक का पैसा टाइम पर दिया, हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने 31 मार्च 19 तक। मान लो ये जो एडवांस दिया गया है ना ये 10-12 साल के लिए दिया गया है। तो रीपेमेंट की बात मत करना मुझसे बीच में कि सर रीपे कर दिया तो क्या होगा, ये लंबे समय के लिए, मैं तभी अपनी बात समझा पाऊंगा आपको, ठीक है सर। तो बैंक इसे कहता था पूरे साल, कहता था मेरा प्यारा पीए, मेरा प्यारा एसए, परफॉर्मिंग एसेट, स्टैंडर्ड एसेट। बैंक इन्हें कहता था क्योंकि पूरे साल उसने टाइम पे पैसा दिया। लेकिन फ्रेंड डेट आई 1 अप्रैल 19 की और नया साल शुरू हुआ, और नए साल में जब अप्रैल महीना खत्म हुआ डेट आई 30 अप्रैल 2019। इस दिन क्या हुआ, अप्रैल महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया और वो उसने पे नहीं किया। तो बैंक कहेगा इसको यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर 1 महीने के बाद ही बैंक नॉन परफॉर्मिंग कहना शुरू कर देगा? हाँ बिल्कुल ना, 1 महीने के बाद ही कहना शुरू कर देगा भाई नॉन परफॉर्मिंग। चाहे एक ही महीने के लिए उसने ब्याज नहीं दिया, वो नॉन परफॉर्मिंग तो हो गया ना। हाँ, बैंक फर्दर कैटेगराइज कर लेगा अभी। तो बैंक इसे कहता है एनपीए। और एक बंदा जिसे 4 साल हो गए पैसा दिए उसे भी बैंक एनपीए कहता है। इसलिए तो बैंक कहता है कि यार इनमें ना कैटेगरी होनी चाहिए। जिसने कुछ ही महीने का पैसा नहीं दिया उसका अलग कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जो बहुत बुरा है जिसने लंबे समय से पैसा नहीं दिया उसका अलग होना चाहिए। तो इसको बैंक कहता है सब स्टैंडर्ड, एसएस यानी सब स्टैंडर्ड। अगर किसी पर्सन ने 1 महीने पहली बार डिफॉल्ट किया है तो बैंक उसे सब स्टैंडर्ड कहता है। सर इसने दूसरे महीने भी डिफॉल्ट किया, मई का पैसा भी नहीं दिया, बैंक ने कहा कोई बात नहीं सब स्टैंडर्ड। थर्ड मंथ नहीं दिया, बैंक ने कहा सब स्टैंडर्ड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 1 साल हो गया, 31 मार्च 20 आ गई, इसने पैसा नहीं दिया और बैंक इसे 1 साल तक सब स्टैंडर्ड ही कहता रहता है। बैंक कहता है 1 साल तक का भी पैसा अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही डेट आती है 1 अप्रैल 2020, मतलब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहते हुए उस बंदे को 12 महीने हो गए हैं। अब 12 महीने से अगला दिन जो होगा यहां से बैंक उसे डाउटफुल कहना शुरू कर देगा। बैंक बोलेगा यार उसने 12 महीने का ब्याज नहीं दिया, मैंने उसे 12 महीने तक प्यार से सब स्टैंडर्ड ही कहा, लेकिन उसने तो यार अब हद कर दिया यार, अब तो मतलब 12 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है, अब तो मुझे डाउट होने लगा है कि वो पैसा देगा भी या नहीं। अब वो बैंक की नजर में डाउटफुल हो गया है, बैंक को उस पर डाउट आने लगा है कि यार इसने क्या सोच रखी है 12 महीने का पैसा नहीं दिया, उसके बाद अगला दिन भी आ गया, अब भी कोई कैसी भी यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग नहीं है, कोई उसने पैसा नहीं दिया। तो बैंक अब इसे डाउटफुल कहेगा। और पता है कब तक डाउटफुल कहता है बैंक? बैंक इसे अगले 3 सालों तक डाउटफुल कहेगा, लेकिन इसमें कैटेगरी बना देगा। 31 मार्च 21 तक बोलेगा डाउटफुल है, लेकिन अभी डाउटफुल कैटेगरी में एक ही साल हुआ है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर। डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए इसे 1 साल हुआ है। और फिर 1 अप्रैल 2021 से लेकर अगले 2 साल 31 मार्च 2023 तक बैंक इसे कहेगा डाउटफुल कैटेगरी में इसे 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मोर देन 1 ईयर, लेकिन 3 साल तक ही हुए, अभी 3 साल से ज्यादा नहीं हुए।
1 साल से ज्यादा, 3 साल से कम, डाउटफुल कैटेगरी में, या एग्जैक्टली 3 साल भी आप कह सकते हैं। अच्छा, यहां जब डेट आएगी, नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2023। अच्छा, मैं इसको ना जरा ऊपर लिखता हूं, 31 मार्च 2023 को मैंने ऊपर लिखा। अब अगले साल की जब डेट आएगी 1 अप्रैल 23, यहां पे बैंक बोलेगा डाउटफुल कैटेगरी में भी 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब बैंक इससे आगे कैटेगराइजेशन नहीं करता। बैंक कहता है डाउटफुल में भी 3 साल से ज्यादा हो गए ना, बस ठीक है। अब डाउटफुल में भी 3 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा कब तक करेंगे भाई, छोड़ो। अब तो इस बंदे ने ठान ही लिया पैसा देना ही नहीं। तो बैंक कुछ समय तक और इंतजार करता है, और इंतजार करता है। वो समय कुछ भी हो सकता है। 1 अप्रैल 2023 को ये बंदा बन जाएगा डाउटफुल फॉर मोर देन 3 इयर्स। उसके बाद बैंक अगर चाहे तो उसी दिन उसे डिक्लेयर कर सकता है लॉस एसेट, या कुछ समय वेट भी कर सकता है। वो समय 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बैंक कहेगा बस, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब नाक तक का भर गया है बिल्कुल, अब हम इसे बोलेंगे डूब चुके एसेट्स। अब भाई यहां से पैसा आने की उम्मीद बिल्कुल जीरो हो चुकी है। बैंक बोलेगा इन्हें लॉस एसेट्स। अब बैंक लॉस एसेट्स अपनी मर्जी से भी डिक्लेयर कर सकता है। बैंक ने कहा यार इतना टाइम हो गया, अब तो ये लॉस एसेट है। या फिर ऑडिटर साहब जो जाते हैं बैंक में, वो कई सालों से जा रहे थे, उन्होंने देखा था बैंक ने इस बंदे को एडवांस दे रखी है और यार इन्हें तो बहुत समय हो गया, अब तो डाउटफुल कैटेगरी में भी 3 साल से ज्यादा हो गए। तो ऑडिटर बैंक को सलाह दे सकता है, कहता है यार अब नहीं आएगा पैसा, अब तो बहुत मुश्किल रिकवरी होगी, अब तो इसे बैड डेट डिक्लेयर कर दो आप। तो बैंक फिर उसे लॉस एसेट ऑडिटर के कहने पर भी बैड डेट डिक्लेयर कर सकता है। या फिर आरबीआई, आरबीआई तो बैंक का भाई फादर के समान है किसी भी बैंक के लिए, उसकी बात थोड़ी ना टाल सकता है। आरबीआई बोले भाई यहां से पैसा नहीं आना, अब इसको लॉस एसेट डिक्लेयर करो, तब भी कर सकता है। तो लॉस एसेट्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं बैंक की अपनी मर्जी से, ऑडिटर के कहने पर, या आरबीआई के कहने पर। इनमें किसी के कहने पर भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर। तो आप सभी लोगों ने ये चार्ट आई थिंक बना लिया होगा। अब मैं थ्योरी पे आऊं जो मैंने लिखवाया है। यस किसी सर। को लिखना है या मैं आगे चलूं फ्रेंड्स, बताइए प्लीज। सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया सर, ओके जी, गुड। आओ जरा, अब ज्यादा मजा आएगा ना। पहले पढ़वाता मैं आपको तो आपको लगता है ये सर को क्या हो गया आज, ये क्या रटवाने वाली बातें कर रहे हैं। अब ज्यादा बढ़िया लगेगा। देखो, इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग एसेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। और इंटरेस्ट जो बैंक कमाता है एनपीए से, उसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करता है जब तक मिल ना जाए। परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बैंक का पैसा टाइम पर देते हैं, जो जिन्होंने एक भी महीने का डिफॉल्ट नहीं किया अभी तक। लेकिन किसी ने अगर 1 महीने का भी डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग कहना शुरू कर देता है। नॉन परफॉर्मिंग आर दोज एसेट्स विच हैव नॉट पेड द बैंक ड्यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड। अब सर्टेन पीरियड क्यों लिखा है यार, बहुत सारे पीरियड है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता बताओ। सब स्टैंडर्ड अलग है, डाउटफुल अलग है, उसमें 1 साल 3 साल अलग है, तो मैंने कहा सर्टेन पीरियड, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। अच्छा, दीज कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। डिस्कशन बाद में करेंगे का मतलब है कि मैंने यहाँ पे सर्टेन पीरियड लिख दिया था और ये कहा था कि डिस्कशन में समझा दूंगा इसको। सर्टेन पीरियड पे कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है सर। अब इसमें सब स्टैंडर्ड कैटेगरी आ जाती है। सब स्टैंडर्ड कौन से एसेट्स, जिन्हें बैंक ने उधार दे रखा है और वहां से ब्याज आया नहीं। कितना समय हो गया ब्याज आए हुए, 12 महीने से ज्यादा नहीं बीते हैं अभी। अप टू 12 मंथ्स तक बैंक उसे प्यार से सहलाता रहता है, कहता है, प्यार से मनाता है ना बच्चे को, जैसे अपने बच्चे को कोई भी पेरेंट प्यार से मनाते हैं, बैंक प्यार से मनाता है, कहता है सब स्टैंडर्ड मान जा, वापस आ जाना स्टैंडर्ड की कैटेगरी में, पैसा दे देना। वो 12 महीने तक उसे प्यार से मनाता रहता है। लेकिन जैसे ही बैंक देखता है ये प्यार से मानने वाला बच्चा नहीं है, इसे तो बोर्डिंग स्कूल भेजना ही पड़ेगा, बैंक उसे डाउटफुल एसेट कहना शुरू कर देता है। कहता है भाई अब तो डाउट है ये बच्चा सुधरेगा भी या नहीं। फ्रॉम विच इंटरेस्ट हैज बिकम ड्यू फॉर ओवर 12 मंथ्स। उसमें 3 कैटेगरी हैं, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, 3 साल से कम, और डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स आर दी फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ डाउटफुल एसेट्स। लॉस एसेट्स क्या होते हैं,
विच इज डिक्लेयर्ड एज इररिकवरेबल, जहां से पैसा आने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और बैंक लॉस एसेट खुद ही डिक्लेयर कर सकता है इटसेल्फ, या ऑडिटर के कहने पर या आरबीआई के कहने पर। अब बढ़िया से समझ में आया सर? बिना चार्ट के करते तो ऐसे लगता है अजीब अजीब सा थोड़ा। तो फ्रेंड अब हम कोशिश करते हैं आपको सर इनके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन हो जाए लगे हाथ तो मजा आ जाता। तो ये लो भाई, मैंने कब मना किया, आपने कहा और क्वेश्चन पेश, ये लो, गिव मी अ सेकेंड। आप सब लोग अपने पास एकेडमी की जो बुक है उसे ओपन करेंगे। एकेडमी की बुक में आपको दिख रहा होगा बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज के चैप्टर पे आएंगे जरा। मैं भी ओपन कर रहा हूँ बुक मार्क अपने पास। और बता दूं आपको, आना है इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर, जो क्लासरूम क्वेश्चंस के अंदर इलस्ट्रेशन 6 है वहां पे आना है आपको। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे। ओपन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। और ना थोड़ा टेक्निकल की वजह से लेट हो गए, वरना मैं पहले ही ओपन करके रख लेता इनको। चलो कोई नहीं। ये लीजिए, स्क्रीन कर दी मैंने शेयर यहाँ पे। आओ जी आओ। सबकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है क्या? यस सर। चलो यस सर। गुड 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 गुड। तो आ रहे हैं बस हम 127 पे। ये लीजिए, पेज 127 से हमारा चैप्टर शुरू है एंड ये आ गई क्वेश्चन नंबर 6। चलो जी चलो, रीड करते हैं। गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑफ अ कमर्शियल बैंक एज ऑन 31 मार्च 13। कोई कमर्शियल बैंक है सर, कमर्शियल बैंक का मतलब देखिए, जो भी पहले 5 कैटेगरी के थे ना वो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। जो शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से अलग जो बैंक थे वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। अच्छा जी, उन सबको एक नाम देते हैं कमर्शियल बैंक। अब सर उसका कुछ डिटेल दे रखी है आप, परफॉर्मिंग एसेट्स, अच्छा, अच्छे लोगों की डिटेल दे रखी है। कह रहे हैं इसमें टर्म लोन है, इसमें कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट है और बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। मतलब देखिए, बैंक ना मेनली 3 ही तरीके के फाइनेंस देता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंट होता है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए दिया गया फाइनेंस। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट होता है मीडियम पीरियड के लिए दिया गया फाइनेंस, और टर्म लोन होते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिए गए लोन्स। इनकी डिटेल में एक एक करके जाएंगे। बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड आपका अलग टॉपिक है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट तो आपने सुनी रखा होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक देता है, और टर्म लोन यानी लोन अपना। तो इनकी जो है ये कैटेगराइजेशन हो सकती है। 3 ही तरीके के मेन फाइनेंस देता है बैंक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो परफॉर्मिंग लोग हैं उनका इंटरेस्ट है टर्म लोन से 240, रिसीव्ड 160, अर्न 1500, रिसीव्ड इतना, अर्न 300, रिसीव्ड इतना। अच्छा जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो टर्म लोन में और कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में और बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड में, 3 कैटेगरी में ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी डिवाइडेड है। इनका जो इंटरेस्ट अर्नड है वो है 150, रिसीव्ड एट 10, अर्न 300, रिसीव्ड 24, अर्नड 200, रिसीव्ड 40। मुझे बताओ सभी प्यारे बच्चे, इतना डिस्कशन किया आपके साथ, लगभग 45 मिनट्स हो गए। मुझे बताओ परफॉर्मिंग एसेट्स पर एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस, रिसीव्ड बेसिस, बताओ जरा। Accrual. एक्रूअल बेसिस, शाबाश। मतलब 240, 1500 और 300। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे सर कैश Cash. बेसिस, वेरी गुड, रिसीव्ड बेसिस यानी 10, 24 और 40। तो टर्म लोन पे कितना हो गया, 240 परफॉर्मिंग एसेट्स का प्लस 10 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। टर्म लोन का जितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा बैंक वो होगा 250। ऊपर देख लो इन करोड़ लिखा हुआ है, 250 रुपए नहीं है, 250 करोड़ रुपए है। ठीक है सर, अब पेपर में रुपये इन करोड़ लिख दिया, अगर आपने लिखना भूल गए अगर आप, तो मार्क्स कट जाएंगे बुरे तरीके से।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। ठीक है सर। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 1500 अर्न प्लस रिसीव 24 1524 करोड़, और बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड 300 प्लस 40 340। यही आपका सॉल्यूशन भी है। तो आप कहें तो मैं लिखवाऊं, या आप कहें सर नहीं इसमें कोई ऐसे लिखने वाली तो कोई बात है नहीं, हम कर लेंगे, जैसे आप कहो बताइए। तो इसके प्रेजेंटेशन बता दीजिए कि प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन बता दी, चलो ठीक है फिर करा ही देते 2 मिनट लगा करके। ठीक है सर, चलो जी। तो ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन नंबर 6। प्रेजेंटेशन इसकी ऐसे रहेगी, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, और ऊपर लिखेंगे रुपी इन क्रोर्स। इसमें था अपने पास टर्म लोन, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, और बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। इसमें था 240 अर्नड प्लस 10 रिसीव्ड, और बाहर आ जाएगा आपका 250। इसमें था 1500 अर्नड प्लस 24 रिसीव्ड 1524। अब फ्रेंड इसका बताएंगे जरा, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में 300 तो अर्न था, रिसीव्ड में कितना था? 40 40 रिसीव्ड 340। चलो ठीक है सर। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट कहाँ रिकॉग्नाइज, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैंक के पी एंड एल अकाउंट में, इन पी एंड एल ऑफ बैंक। टोटल करें क्या? 15 तो 17 74 और 3 3014 आ रहा है क्या भाई? 3014। ओके चलिए 30। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए जरा। सर 2114। अच्छा 2114। मैं चेक कर, अरे हाँ यार ये तो 2114 आ रहा है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 2114। ठीक है, मुझे लगा मैंने शायद 3400 ले लिया। ओके करेक्ट नाउ 2114। सर और कराओ ना सर, और क्वेश्चन ऐसे सर हमें बड़ा अच्छा लगता है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं ना सर, पूछो मत बस भाई। इंस्टीट्यूट को भी पता है ये तो बच्चों का खेल है, कोई मतलब नॉन कॉमर्स का बच्चा 5th क्लास का है, उसे भले प्लस माइनस समझ में ना आए, ये करके दिखा देगा वो। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। जो होमवर्क क्वेश्चन है वहां पे आप ढूंढिएगा, वहां पे और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है सर, हम क्लासरूम में यही कवर करके चलेंगे, और कुछ है नहीं ना। तो फ्रेंड आइए जरा नोट्स पर वापस आते हैं, और जो हमने पहला टॉपिक शुरू किया था इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, वो खत्म कर दिया। तो इसमें हमने इनकम रिकॉग्निशन समझा दिया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट समझा दिया आपको। अब इसी टॉपिक का ही एक फर्दर पार्ट है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। अब देखो यार इतनी सारी बातें चल रही हैं कि बंदे को पैसा दिए हुए इतना टाइम हो गया, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, लॉस हो गया। तो इस सब में आप देखिए बैंक को फीलिंग आनी चाहिए ना, बैंक को फील होगा कि यार पैसा डूबेगा। तो आप देखिए हर समय जब बंदा सब स्टैंडर्ड है तब भी बैंक को ये तो डाउट रहेगा कि यार अब ये देगा भी नहीं देगा, डाउटफुल पे भी बैंक को डाउट रहेगा कि पैसा यहाँ से मिलेगा या डूब जाएगा। तो इस सब के दौरान बैंक प्रोविजन बनाता है, पैसा डूबने के लिए प्रोविजन बनाता है। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद हो, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है? कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक करके चलिए, एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बना करके चलिए। जो आप बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो किस लिए बनाते हैं कि अभी जहां से पैसा आना है अगर वहां से नहीं आया, डूब गया, तो उसके लिए प्रोविजन। तो बैंक वाले भी प्रोविजन बनाते हैं, वो कहते हैं यार अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं
तो यहाँ से पैसा आएगा भी या नहीं, तो इसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई के नॉर्म्स हैं, आरबीआई ने क्या रखा है, प्रोविजन बनाना जरूरी है। तो हम और आप और कौन होते हैं मना करने वाले कि नहीं प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है? भाई जब दिख रहा है बैंक को आगे लॉस खड़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से पैसा डूबने के चांसेस हैं, तो बैंक प्रोविजन ऑफ कोर्स बनाएगा। तो लिखेंगे जरा मेरे साथ साथ, एज पर आरबीआई नॉर्म्स कॉमा प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड, कॉन्टिन्यूएशन में लिखते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर क्लासिफाइंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नॉन परफॉर्मिंग को आपने अलग अलग कैटेगरीज में बांट तो दिया, पर आरबीआई कहता है सतर्क रहें, आरबीआई कहता है प्रोविजन भी बनाए इन पर। ठीक है सर, आरबीआई ने अब कहा प्रोविजन बनाए, तो बैंकों ने आरबीआई से कहा कि जी लगे हाथ रेट भी बता देते, कितने रेट से बनाना है, हमें क्या पता, तुम ही हमारे माई बाप हो, तुम ही बता दो। तो भाई उसने प्रोविजन के लिए कहा और साथ ही साथ उसने रेट भी बताए। तो मैं आपको बताता हूँ रेट्स क्या होते हैं, और मेनली हमें रेट ही पढ़ के चलने हैं। सर क्या हमें ये रेट याद करने पड़ेंगे? ये दुखी आत्मा वाला क्वेश्चन आप हमेशा पूछना ना बंद नहीं करोगे। ऑफ कोर्स आपको ये रेट याद करने पड़ेंगे। और यार इतने आसान है कि अभी देखना तुम, कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन है ही नहीं, वेरी सिंपल रेट्स। रेट्स ऑफ प्रोविजनिंग फॉर सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। फ्री है, फ्री के नंबर है। मैं तो कहूँ हम जब पढ़ते थे तो हमारे सर क्या कहते थे, कोई आसान क्वेश्चन होता था कहते थे ये सवाल नहीं तो भगवान कृष्ण का प्रसाद है। तो एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर ही भगवान कृष्ण का प्रसाद है आपके लिए, चैप्टर नहीं है, बोनस है, बोनस। स्टैंडर्ड एसेट। सर हमारे तो पसीने छूट गए, आपने स्टैंडर्ड एसेट ही लिख दिया पहले ही। आपने तो कहा था स्टैंडर्ड एसेट अच्छे लोग होते हैं जो पैसा दे देते हैं टाइम पे, उनके लिए क्यों प्रोविजन बनाएंगे? अरे यार देखो ना यार, देखिए वो पैसा टाइम पे दे रहे हैं ठीक है, पर कुछ मिसहैपनिंग भी तो हो सकती है उनके साथ, हो सकता है वो भी पैसा देना बंद कर दें, हो सकता है वहां से भी डूब जाए। अच्छे लोग हमेशा अच्छे रहें ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं बुरे लोगों में। तो इसलिए स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी थोड़ा सा प्रोविजन बनाया जाता है, पर रेट देखो बहुत मामूली है, 0.4%। अच्छा सर, उसके बाद सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड मतलब जिनको डिफॉल्ट पीरियड में 12 महीने तक का ही समय हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मेरा 40% का मैसेज है, कोई दिक्कत नहीं। सब स्टैंडर्ड में बैंक ने कहा अगर सिक्योर्ड है तो प्रोविजन अलग बनेगा, और अगर अनसिक्योर्ड लोन दिया था तो प्रोविजन थोड़ा ज्यादा बनेगा। आरबीआई कह रहा है उनसे, बैंक वालों से, कि अच्छा भाई प्रोविजन बनाना है। बैंक वालों ने आरबीआई से पूछा कितना रेट लगा दें जी सब स्टैंडर्ड पे, तो आरबीआई ने काउंटर क्वेश्चन किया बैंक से, पहले ये बताओ कुछ सिक्योरिटी ली थी अपने पास उधार देते वक्त? बैंक ने कहा हाँ जी सिक्योर्ड लोन है, सिक्योरिटी ली थी हमने, गिरवी रखी हुई है हमारे पास है सिक्योरिटी। तो वो बोलेगा 15% बना लो। आरबीआई ने कहा ठीक है, फिर तो 15% प्रोविजन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ गिरवी नहीं रखा था, अनसिक्योर्ड लोन दे दिया था, तो ऐसे केस में प्रोविजन ज्यादा बनेगा, 25% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सर ये परसेंटेज कौन से अमाउंट पे लगेगी? भाई लोन जो दिया है उस अमाउंट पे लगेगी, एडवांस गिवन के अमाउंट पे लगेगी। अच्छा, फिर डाउटफुल। डाउटफुल में आरबीआई कहता है सिक्योरिटी ली थी, उन्होंने कहा हाँ ली थी जी, तो वो कहता है ठीक है अप टू 1 ईयर वाले सिक्योर्ड डाउटफुल पे बना दो 25%। लेकिन जो डाउटफुल को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है पर 3 साल तक का ही समय हुआ है, मतलब 1 से 3 साल के बीच में आते हैं जो, पर सिक्योर्ड हैं, उन पे बना दो 40%। और जिन्हें डाउटफुल कैटेगरी में मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं, भले ही वो सिक्योर्ड सही पर समय बहुत ज्यादा हो गया तो पैसा आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं, उन पे 100% प्रोविजन बनाओ। और डाउटफुल कैटेगरी में अनसिक्योर्ड वाले बंदे जिनसे तुमने कुछ गिरवी नहीं रखा था, तो उन्हें तो पहले दिन से ही 100% प्रोविजन बना करके चलो।
डाउटफुल कैटेगरी में अगर कोई बंदा आया है, पहला ही एक ही दिन हुआ है उसे डाउटफुल कैटेगरी में, लेकिन बैंक ने उससे कुछ सिक्योरिटी नहीं ली थी, अनसिक्योर्ड था, तो पहले ही दिन 100% प्रोविजन बना दिया जाएगा। डाउटफुल में अलग अलग प्रोविजन उसी केस में बनेंगे अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, जहां पे कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखी होगी बैंक ने अपने पास। ठीक है सर। और लॉस एसेट्स फ्रेंड पूरा 100%, लॉस एसेट्स पूरा 100%। लिख लीजिए जरा इसको। स्टैंडर्ड 0.4%, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड 15, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड 25, डाउटफुल सिक्योर्ड 1 ईयर तक 25, 1 to 3 40, मोर देन 3 100, अनसिक्योर्ड 100, लॉस एसेट 100, तो 15 25 25 40 100 100 100। बताओ कितना आसान है। हो गया सर। हो गया सर। चलो ठीक है सर, क्या इसके ऊपर भी आप हमें कुछ क्वेश्चन करा सकते हो? ऑफ कोर्स करा सकते हैं भाई, ये लो क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग वो एक इंफॉर्मेशन बार ऑफ, फिर से दिखा दो सर, वो जो नोट नहीं कर पाए एक चीज। अच्छा ओके भाई, ओके ओके, लीजिए भाई नोट करने दीजिए पहले, ये नोटिंग रिक्वायरमेंट मस्ट है, आप आराम से नोट करिए भाई, आराम से। सर हो गया। हो गया ओके भाई, चलो। From the following information of details of advances of X Bank Credit, X Bank Limited, calculate the amount of provision to be made in profit and loss account for the year ended 31st March 12। कह रहे हैं एक्स बैंक लिमिटेड ने कुछ एडवांसेस दे रखे हैं, उनका कैटेगराइजेशन नीचे कर रखा है, कह रहे हैं प्रोविजन कितना बनेगा ये बता दो। रुपी इन लैक्स है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर मोर देन 3 ईयर और लॉस एसेट। तो बताओ बच्चों, बताओ। स्टैंडर्ड पे सर 0.4%, सब स्टैंडर्ड पे सर 15%। अब सब स्टैंडर्ड में इसको क्या माने, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड तो बताया नहीं, तो भाई यू कैन अज्यूम, अगर आप सिक्योर्ड अज्यूम करो तो 15, अगर अनसिक्योर्ड अज्यूम करो तो 25। ये आपके ऊपर है, कुछ भी अज्यूम आप कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। मैंने सिक्योर्ड अज्यूम कर लिया, मैंने 15 ले लिया। डाउटफुल में अगर कैटेगरी दे रखी है तो सीधी सी बात है सिक्योर्ड ही होना है। ठीक है सर। फॉर 1 ईयर पे 25%, 2 ईयर पे 25%, 3 ईयर्स तक भी रहेगा 25%, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 2 ईयर पे रहेगा कितना 40%, सॉरी 2 ईयर पे 40%, 3 ईयर पे भी 40%, मोर देन 3 ईयर पे 100% हो जाएगा, और लॉस एसेट्स पे 100%। इतना इतना प्रोविजन बना करके चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 0.4%, 24 लाख 24, 4400 इंटू 15%, 660, 1800 इंटू 25%, 450, 480, 320, 600 और 1600। चलिए इसकी प्रेजेंटेशन एक बार दिखा देते हैं आपको। सॉल्यूशन नंबर 7। हाँ सर, वैसे हमें ना लगने तो लगा है ये चैप्टर वास्तव में ही ना बोनस है सर, आगे भी ऐसा ही रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा, ऐसा ही रहेगा भाई, सिंपल ही है, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें आ जाएंगी बस। तो यहाँ पे लिखा हमने पर्टिकुलर्स, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ एडवांस। जब लोन दिया जाता है तो उसे लोन नहीं एडवांस कहते हैं, जब लोन लिया जाता है तब लोन कहते हैं उसे। अच्छा अच्छा, परसेंटेज प्रोविजन जो आपको बनाना है, देन अमाउंट ऑफ प्रोविजन, अमाउंट ऑफ प्रोविजन, ऊपर लिख लेना रुपी इन लैक्स। तो सबसे पहले था जी अपने पास स्टैंडर्ड, देन था अपने पास सब स्टैंडर्ड, देन डाउटफुल, डाउटफुल में फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर,
for 3 years, for more than 3 years। उसके बाद था आई थिंक सीधा लॉस एसेट्स। क्या मुझे अमाउंट बताएंगे प्लीज फ्रेंड्स, अदरवाइज मुझे स्क्रीन ना चेंज करनी पड़ेगी बार बार। स्टैंडर्ड में 6,000, 6,000, सब स्टैंडर्ड 4,400। 4,400, देन Sir, doubtful for 1 year, 800, 1,800। 1,800, Yes, sir. 2 year, 1,200। 1,200, 3 year, 800। 800 More than 3 years, 600। और 1,600, राइट? ठीक कह रहा हूँ मैं? Yes, sir। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे स्टैंडर्ड में आएगा 0.4%, सब स्टैंडर्ड में हमने सिक्योर्ड मान लिया 15% आ गया, डाउटफुल फॉर 1 ईयर में 25 आ गया, 2 ईयर में 40, 3 ईयर में 40, 100 और 100। तो ये आया था 24, ये कितना आया था भाई? 660, 450, 40%, 480, 320, 600 और 1,600। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना हो गया जी? 24 प्लस 660 प्लस 450 प्लस 480 प्लस 320 प्लस 600 प्लस 1,600, 4134। प्लीज क्रॉस चेक इट, आप लोग भी चेक कर लेना भाई जरा इसको। 4134 ही आ रहा है। 4134 ही आ रहा है, करेक्ट है सर। ओके शाबाश, लिख लो भाई, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन जब हो जाए तो बताना आपको ये। चलो ठीक है सर, हमें और क्वेश्चन कराओ ना इसके ऊपर। अरे यार ऐसे आसान क्वेश्चन करने के लिए बने हो तुम हैं? मुश्किल बच्चे, यू आर टफ स्टूडेंट्स, यू आर टफ एट हार्ट, यू आर टफ एट माइंड। चलो तो आगे की तरफ चलेंगे। अब इतने सिंपल क्वेश्चन पे मतलब बाद में आ जाएंगे, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। आप लोग पढ़ोगे, आपको लगेगा हो जाएगा, करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अभी पहले थोड़ा सा मुझे कुछ लिखवाना है आपको इसी में फर्दर, जिसे हम समझेंगे अगली क्लास में। अब सिर्फ हम नोट करने वाले हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। जो हम नोटिंग करेंगे उसे अगली क्लास में समझेंगे। और फ्रेंड उसके बाद मुझे आपसे एक बात करनी थी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है जी? तो एक बार अपने पास पहले लिख लें। सर ये क्या लिखवा रहे हैं आप, ये बताइए जरा। सुनो भाई, ऐसा है, हमारे टॉपिक का क्या नाम था? टॉपिक पे आओ, इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। उसी में सारी बातें चल रही हैं। इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूअल कैश बेसिस पे। और एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? एनपीए, सब स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह, सारी कैटेगराइजेशन। उसी में प्रोविजन की बात थी कि अगर आपने कैटेगराइज किया है, एनपीए बनाए हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, तो उनमें प्रोविजन भी बनाओ। और उसी में प्रोविजन में ही आगे कुछ और चर्चा भी चल रही। तो सब कुछ ना कॉन्टिन्यूएशन में है, टॉपिक एक ही है। इसलिए ये ना समझें कि सर कहीं और से लिखवा रहे हैं या कुछ और शुरू हो गया। वही है जो चल रहा है, बस सिंपल डॉट लगाएं, स्टार बनाएं और लिखें। एडजस्टमेंट टाइप होती है ना, इसी टॉपिक में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ बातें जो ध्यान रखनी है आपको। प्रोविजंस फॉर एडवांसेस कवर्ड बाय ईसीजीसी, डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, डीआईसीजीसी, गारंटी। गारंटी सर हमें तो बताओ ये क्या होता है, बताओ सर। अरे भाई इतना जल्दबाजी में क्यों हो? तो पहले लिखो, फिर समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज सिर्फ लिखना है। ठीक है सर। When any advance is covered by ECGC oblique DICGC guarantee, comma, in such a case
provisioning is not required on such assets. Provisioning is not required on such assets. ECGC, DICGC cover is used on the balance after deducting realizable value of the security held by the bank. बस खत्म सर, 2 ही लाइन है, हाँ बस, लेकिन 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है, कैश फ्लो का चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब कैश फ्लो का टेस्ट आपका रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो कैश फ्लो के टेस्ट के लिए आप तैयार रहें, टेस्ट आपके रेगुलरली लिए जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, हर बार हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो अंडरस्टूड है नेक्स्ट क्लास में आपको उसका टेस्ट देना है। तो कैश फ्लो जैसे ही खत्म हुआ, लेकिन हम अनाउंसमेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए आज की क्लास हमने ली और नेक्स्ट क्लास में आपका कैश फ्लो का टेस्ट रहेगा। एक आपका ऐप में जो टेस्ट है वो तो होगा ही होगा, जिसे आप देंगे एज पर द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, उसको फिर मैं मॉनिटर करूंगा, उसमें देखूंगा आपकी क्या वीकनेसेस रही, कहाँ आप सॉल्व नहीं कर पाए, उसके ऊपर फिर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन हम आपको क्लास में भी करने के लिए देंगे, मैं क्वेश्चन आपको शो करूंगा और आप लोग उसे बैठ के सॉल्व करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा वो काम। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करूंगा कैश फ्लो का, आप उसे सॉल्व करेंगे 10-15 मिनट में। नेक्स्ट हम अपने फिर उसके बाद बैंकिंग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इतने पीरियड के बीच में जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब तक आपका ऐप पे टेस्ट हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्रेंड उसके लिए प्लीज आप तैयारी करें, तैयार रहें कैश फ्लो के टेस्ट के लिए। और आगे ये अंडरस्टूड रहेगा कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो टेस्ट आपका होने हैं, बार बार अनाउंसमेंट नहीं करें। चलो ठीक है सर। तो अभी वैसे अपने पास 5-7 मिनट बचे हुए हैं, ईसीजीसी कर लें हम क्या? समझा देता हूं आपको ईसीजीसी होता क्या है। ईसीजीसी की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये सब कॉरपोरेशन है, कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं। ईसीजीसी कंप्लीटली भारत सरकार के अंडर काम करती है, इसे आप भारत सरकार ही समझ सकते हैं। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है एक्सपोर्ट करना। ये एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब है, सॉरी, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, सॉरी, इसका काम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। अब देखिए, जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा, बहुत ध्यान से सुनिए, वो देश की इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएगा या नहीं? ऑफ कोर्स सर फायदा पहुंचाएगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डेवलप होंगे। इसीलिए भारत सरकार भी देश के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना चाहती है, उन्हें एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती है भारत सरकार, कि भाई लोग एक्सपोर्ट में बढ़ चढ़ के भाग लें। इसलिए भारत सरकार बैंकों से कहती है कि अगर कोई एक्सपोर्टर तुम्हारे पास आए जिसे सामान एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, जो आपसे लोन लेकर एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है, उसे लोन दे देना, उससे मना मत करना। अगर उसकी कोई मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी है तो उसे लोन देने से मना मत करना। बैंक वाले क्या बोलेंगे? अच्छा हम मना ना करें, हम अपना पैसा देते तुम्हारे कहने पे, क्यों? तो भारत सरकार ने कहा मेरी गारंटी, अगर पैसा डूबा एक्सपोर्टर का तो भारत सरकार से तुम्हें मतलब बैंक को पैसा मिल जाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बैंक तुम्हें पैसा दे देगी, तो चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक्सपोर्टर को पैसा दो, उसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो। हालांकि ऐसा नहीं है कि पानी की तरह बहा दिया जाता है पैसा, कोई भी मुंह उठा के जाए ले लो, सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, ऑर्डर दिखाने पड़ते हैं कि भी विदेश से ऑर्डर आया भी है तुम्हारे पास, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, माल रेडी है, सारी चीजें, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इतना आसान नहीं है। पर स्टिल
एज कंपेयर टू अदर पीपल बेनिफिशियल होता है, थोड़ा आसान होता है आपको लोन मिल जाना अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है सर। तो ऐसे ही DICGC भी काम करती है। ये भी ना भारत सरकार की ही, ये RBI की एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बैंक डूबे तो उसे सहारा लगाने का काम DICGC का है। तो जो आप सुनते हो कि RBI पैसा दे देगा, वो RBI का ही एक कॉर्पोरेशन है DICGC जो पैसा देती है। तो फ्रेंड ECGC क्या होता है ये मैंने आपको बताया। DICGC का मतलब RBI की वो शाखा जो किसी भी बैंक के डूबने पर उसकी मदद करती है। इतना ही हम आपको अभी तक बताएंगे, इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में डे आफ्टर टुमारो, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फर्दर टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। बाय बाय।